नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हमने 1.1 अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया और उसके पीछे उस सवाल में उसमें जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों को हमने अच्छे तरीके से और डिटेल तरीके से समझने का प्रयास किया। किसी भी सवाल को बिना रटे उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। अब हमारा जो अगला अध्याय है वो है 1.2 एक्सरसाइज। अगर हम 1.2 की बात करें तो इसमें हमें जो है किसी भी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। और इससे और आगे हम क्या सीखेंगे, इसी से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे, जिसे हम मॉसो और लोसो कहते हैं। जब ये बातें बच्चे को पता चलता है ना कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे तो वो कहता है सर जी 1.1 में भी हमने जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना सीखा और यहाँ पे भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। हम तो बचपन में भी बहुत सारी संख्याओं को एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख चुके हैं, तो फिर यहाँ पे सीखने क्यों जरूरी है? तो आइए इसी बात का जवाब हम यहाँ पे देंगे। इसके पीछे का जो मकसद है वो 3 मकसद है यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम और अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो हम लोग एक एक करके उस बात को सीखेंगे कि आखिर 1.2 सीखना क्यों जरूरी है क्लास 10th में, ठीक है, और इसके दैनिक जीवन के क्या उपयोग है। तो ये हमारा जो है परिचय वीडियो है 1.2 का और आपको देखना चाहिए इसके पीछे का लॉजिक। बहुत सारे टीचर अभी तक YouTube पे जितने भी टीचर हैं वो सब क्या करते हैं, एक जो है परिचय वीडियो बनाते हैं, वास्तविक संख्या के एक परिचय वीडियो बनाते हैं और इसी में जो भी चीजें बताना होता है बता के निकल लेते हैं। बाकी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सबको उसी में लपेट कर सिखा देते हैं। लेकिन मैं आपको हर एक जो 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, सबका जो है आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बताऊंगा ताकि उस सवाल का महत्व आपको समझ में आ सके कि यहाँ पे इसे सिखाने की क्या आवश्यकता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारा जो पहला सवाल होगा, जिसे मान लेते हैं कि हमने कहा कि भाई सब पहला जो सवाल आपका 1.2 का जो होगा वो होगा कि दिए गए संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जब उसे ये बात सवाल पढ़ता है तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या कह रहा करने के लिए। तो पहले मैं आपको वो समझाता हूँ कि क्या करने के लिए कहा था, उसके बाद मैं इस सवाल पे आऊंगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य पहली तो बात तो कि अभाज्य संख्या क्या होता है, तो मैंने आपको पहला जो 1.1 था उसमें उसका जो यूनिक वैल्यू क्या कहते हैं परिचय वीडियो था उसमें मैंने आपको समझा दिया था कि अभाज्य संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये शुरुआत कहां से होता है, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब जो है हमारा अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसे कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 10 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो 2 को जब लिखेंगे, 10 को जब लिखेंगे 2 गुना 5, तो ध्यान से देखिए ये 2 और ये 5 ये दोनों हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। और ये जो है 10 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। जैसे हमने कहा 12, तो कोई बच्चा कहेगा सर जी 2 गुना 6 लिख दे क्या, तो आप ध्यान से देखिए 2 तो हमारा अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या 6 हमारा अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो 12 को हम इस तरह से 2 गुना 6 नहीं लिख सकते, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। तो इसको करना कैसे, आइए पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ इसे करना कैसे। आइए पहले हम इसको समझते हैं। 140 का जब हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। तो हमारा अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, अभी हमने बोला था 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट इस तरह से चलता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इसमें 2 से भाग जा रहा है, तो 2 से भाग जा रहा है। जब 140 में 2 से भाग जाएंगे तो ये 70 बार में जाएगा। फिर क्या करेंगे, 70 में हम फिर से चेक करेंगे क्या ये 2 से भाग जा रहे हैं, तो भाग देंगे तो 2 से भाग जा रहा है, ये जाएगा 35 बार में। फिर इस 35 को हमें भाग देना किससे, 2 से। 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी चेक करेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से भाग देंगे और ये 5 से जा रहा है, तो 5 7 35। फिर इस 7 को यहाँ पे, तो 7 में 2, 3, 5 किसी से नहीं जा रहा है तो हम 7 से भागेंगे, तो 7 से भाग दिए 1। जब तक ये लास्ट में 1 नहीं बच जाए तब तक हमें इसे भाग देते रहना होगा। जैसे ही हम भाग देंगे यहाँ से तो ये जो संख्या आया ना यही 140 का अभाज्य गुणनखंड हुआ, ठीक है। मतलब 140 में जो है इन सभी संख्याओं से एग्जैक्ट भाग लग जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 5, ये वाला 7, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको और हम क्या करेंगे, 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7।
अब किसी बच्चे को ये वाला बात नहीं समझ कि 2 का पावर 2 कैसे हुआ, तो समझिए अगर कहीं लिखा हो a गुना a तो इसको लिखेंगे a का पावर 2, कहीं लिखा हो b गुना b तो इसको लिखेंगे b का पावर 2, अगर कहीं लिखा हो c गुना c तो लिखेंगे c का पावर 3। गुना में ये जितनी बार हो उतना पावर यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो इसका लेते हैं लिखें। अब आप ये जो है ना 140 का ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। हमारा जो अध्याय है वो इसी पे बेस्ड है, यही सारा चीजें हम लोग करना सीखेंगे। अब यहाँ पे एक बात आता है कि भाई ये क्यों करना, ये तो बचपन में भी हम लोग किए थे, सर जी लोग हमें ऐसे देखता था। समझिए जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिख दिया 50 और उसको कहता था कि बाबू इस तरह से करते थे, सर जी खुद ऐसे कर देता था। तो बच्चा क्या करता था, ऐसे लगाता था ये 25 बार में, फिर यहाँ पे लगाएंगे 5 से 5 बार में, फिर यहाँ 5 से लगाएंगे 1 बार में, तो ये 50 ऐसे लिख के इसको लिखता है 2 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे हम नया क्या सीख रहे, तो नया जो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसको सिखाने के पीछे 3 मकसद है। जो पहला मकसद है वो ये है कि इसका यूनिक होने का सिद्धांत, ठीक है। इसका क्या है, यूनिक होने का सिद्धांत। तो यूनिक होने का सिद्धांत क्या है वो हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल लिए, एक उदाहरण लिए 30। अब 30 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कहेंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 30 में भाग दोगे, 2 से भाग देंगे कितना जाएगा, ये जाएगा 15, फिर इसको 3 से भाग देंगे कितना जाएगा 5, और फिर 5 से जब भाग देंगे तो ये जाएगा 1, तो ये हो गया 2 गुना 3 गुना 5। अब आप दुनिया के किसी भी टीचर से, दुनिया के किसी भी कोने के टीचर से जब आप कहोगे कि 30 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए तो वो हमेशा यही लिखेगा 2 गुना 3 गुना 5। चाहे दुनिया के कोई भी टीचर से बात कीजिए, बिहार के टीचर से, उत्तर प्रदेश के टीचर से, अमेरिका के टीचर से, जापान के टीचर से, साउथ कोरिया के टीचर से, कनाडा के टीचर से, कहीं के टीचर से भी कहिएगा वो इसी तरह से लिखेगा 2 गुना 3 गुना 5। हाँ हो सकता है कि वो लिख दे 5 गुना 3 गुना 2, ठीक है, या लिख दे 3 गुना 2 गुना 5, लिख दे 2 गुना 3 गुना 5, लेकिन सब में आप ध्यान से देखिए तो सब में 2 3 और 5 है। यही इस चैप्टर का जो है यूनिकनेस है। यूनिकनेस मतलब यूनिक होने का सिद्धांत है कि उसे इसके अलावा किसी और तरीके से लिखा ही नहीं जा सकता है। ये पहला जो एक सवाल है उसका इस जो है ये उसका मूल भाव है, ठीक है। अब इसको सीखने के पीछे जो है हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, तो हम लोग इसके दैनिक जीवन के उपयोग को भी समझते चलेंगे कि दैनिक जीवन का जो उपयोग है वो पहला है कंप्यूटर कोडिंग में। आप कंप्यूटर कोडिंग के बारे में, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको शायद ज्यादा कुछ नहीं पता होगा कंप्यूटर कोडिंग के बारे में, क्योंकि हम लोग के जो स्कूल है वहाँ पे कंप्यूटर सिखाया ही नहीं जाता है। हाँ 9वां 10वां में कंप्यूटर का व्यवस्था किया भी गया है, 11th 12th में किया भी गया है, तो वहाँ पे लैब ही नहीं कराया जाता है। पहली बात तो बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, दूसरी बात वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं उसको सिखाया भी नहीं जाता है, ठीक है। तो हमें जो है कंप्यूटर की तरफ रुझान करना होगा, क्योंकि दुनिया आज जो है सारा कुछ AI से किया जा रहा है, ठीक है। सब कुछ AI इतना फास्ट से सबको पता चल गया होगा कि AI क्या होता है, ठीक है। और ये जो AI है ना वो भी कंप्यूटर कोडिंग से ही बना है। आप जिस YouTube से हमें देख रहे हैं वो जो YouTube है ना वो एक ऐप है, और ऐप बनाने के लिए जो है आपको कोडिंग ये जो कोडिंग लिखा हुआ है ना इस कोडिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब किसी ऐप को बनाते हैं तो उसमें 90,000 1 लाख 1.5 लाख जो है कोडिंग किया जाता है, और उसमें से कहीं कोई एक थोड़ा सा कोडिंग गलत हो जाए तो वो पूरा जो ऐप है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता है। फिर से इंजीनियर को एक एक करके चेक करना होता है कि भाई कहाँ पे ये गलती हो गई है, तो बहुत माथा पची वाला चीज होता है, लेकिन हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग है वो कंप्यूटर कोडिंग में किया जाता है। आप YouTube ले लीजिए, आप Instagram ले लीजिए, आप Facebook ले लीजिए, आप WhatsApp ले लीजिए, जो भी आप मोबाइल में ऐप इस्तेमाल करते हैं, फोन पे, गूगल पे, वो सब के सब जो है इसी कंप्यूटर कोडिंग के द्वारा बनाया जाता है। इसका जो है मुझे लगता है कि आपको उपयोग समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरा है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, आप मोबाइल में जो है क्या करते हैं पासवर्ड लगा के रखते हैं, तो ये पासवर्ड कहाँ से जनरेट किया जाता है, तो वो इसी के मदद से जो है पासवर्ड को बनाया जाता है, ठीक है। आप व्हाट्सएप को लॉक करके रखते हैं, इंस्टाग्राम चैट को लॉक करके रखते हैं, ताकि आपका कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ ना ले, आपके घर वालों से देख ना ले कि भाई आप किससे किस तरह की बातें करते हो। इसके लिए जो आप पासवर्ड लगाते हैं ना वो यहीं से वो आता है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। मुझे लगता है कि आपको पहला बात समझ में आ गया होगा कि इसे सीखना क्यों जरूरी है। दूसरा इसका जो है वो ये कि जब तक हम लोग 1.2
अभाज्य संख्या को गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना नहीं सीखेंगे तो हम ये कभी 1.3 जो हमारा इसके बाद का जो अध्याय है 1.3 जिसमें हम लोग सीखेंगे कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। और आप क्लास 10 के बच्चे हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या, √11 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब हमारा अपरिमेय संख्या है, इतना बात तो पता होगा। इसको सिद्ध करने के लिए जिस चीज का जरूरत होता है, जो उसके पीछे का लॉजिक है, वो आपको जब तक 1.2 नहीं सीखोगे तो ये चीजें समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मकसद क्या है? तो मकसद ये है कि √p को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोई अभाज्य संख्या p a² को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। ये बात आपको अभी सिर्फ मैंने पढ़ दिया, आपको चीजें क्लियर नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूँ कि भाई कोई अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे कोई अभाज्य संख्या हमने क्या लिया p की जगह हमने लेते हैं 2। ठीक है, कोई अभाज्य संख्या और ये a² को विभाजित करते हैं। a² क्या है? a² कोई संख्या है, वो अभाज्य भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है, कोई भी संख्या। तो हमने एक संख्या ले लिया 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। तो जब हम 36 में 2 से भाग देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहा p a² को विभाजित करते हैं। p हमने 2 मान लिया और a² मतलब 6 का स्क्वायर मान लिया, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 में जब हम 2 से भाग देते हैं कितने बार बन जाएगा? 18 बार। मतलब ये जो 2 है वो 36 को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो 2 है वो 6 का स्क्वायर को मतलब a² को डिवाइड कर रहा है। अगर ये a² को डिवाइड कर रहा है मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा। a मतलब यहाँ पे क्या है? ये 6। तो 6 में भी जब हम 2 से भाग देंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या p a² को विभाजित करता है तो वो a को विभाजित करके मतलब स्क्वायर हटाने के बाद 6 बचा तो वो 6 को भी डिवाइड कर देगा। ये बात जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो अब तक आप जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर पाओगे। हम एक्सरसाइज 1.3 में इसका जो है भरपूर अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 1.2 को सीखना क्यों जरूरी है अगले चैप्टर के लिए। अगला जो है वो है शॉर्टकट से लॉजिक की तरफ। जब हम 1.2 सीखते हैं तो उसमें हम लोग कुछ शॉर्टकट के बारे में समझते हैं। शॉर्टकट क्या सीखेंगे? शॉर्टकट के लिए हम लोग HCF निकालना सीखेंगे, LCM निकालना सीखेंगे। भाग विधि से हमने HCF और LCM निकालना सीख लिया। जैसे मान लीजिए 5 और 7, बचपन में कहता था कि 5 और 7 का LCM निकालिए, हम लोग क्या करते थे? ये भाग विधि लगाते थे। 5 से जाएगा 5 का 5 और ये 7, फिर 7 से लगाएंगे 1 और ये 7, तो क्या कर देते? HCF बराबर जो है 5 गुना 7 कर देते थे। यहाँ पे तो 5 गुना 7 कर देते हो गया 35। ये जो विधि है ना, ये भाग विधि है, ये बचपन में हमने सीखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है भाग विधि नहीं बल्कि शॉर्टकट विधि सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या a लिया, a बराबर क्या लिया? 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 5 गुना 7। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट से लॉजिक की तरफ क्या होता है। और a बराबर 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 5 गुना 7 और b कोई संख्या है और उसका जो हम लोग गुणनखंड किए तो वो आया 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 2 गुना 5। और ये सब संख्या जो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये सब किसी अभाज्य संख्या 2 3 7 2 3 5, ये भी अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे क्या सिखाया गया तो ध्यान से HCF निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? मिनिमम पावर। मिनिमम पावर का मतलब होता है जो दोनों में मिले और जो कम घात हो। घात मतलब पावर ऊपर वाला, जो कम हो उसको लेते। तो ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों में देखें तो यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। सबसे पहले 2 ले लीजिए। अब क्या करना है? जो कम पावर हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो हम कम पावर वाला लेंगे तो ये हो गया 2 का पावर 3 गुना, यहाँ पे भी 3 मिला है, यहाँ पे भी 3 मिला है, तो 3 ले लेंगे। और दोनों में से कम पावर क्या है? तो 2, तो ये हो गया 3 का पावर 2। अब इन दोनों में यहाँ 5 मिल रहा है, 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं, यहाँ पे 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो इसका जो HCF है ना वो ये हुआ 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2। कहोगे अब इतनी बड़ी बात क्या होगी? ये तो हमें समझ में आता है। ठीक है, मैं आपको आगे का एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि आखिर इसको समझाने का क्या जरूरत है। ये हुआ आपका शॉर्टकट तरीका। दूसरा, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या लिखा है? मैक्सिमम पावर, मतलब जो दोनों में मिले उसका मैक्सिमम पावर लेंगे और जो नहीं मिले उन सब को लेकर साथ में चलेंगे, उन सब को भी एलसीएम में शामिल कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, दोनों में 2 मिला है, 2 ले लिए। और अधिकतम पावर क्या है? 5, तो यहाँ पे ले लेंगे 2 का पावर 5। दोनों में 3 मिला है, 3 लेंगे। अधिकतम पावर 5 है, ये 5 लेंगे गुना
5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 5 को भी शामिल करेंगे, 7 इसमें है इसमें नहीं है तब भी इसको शामिल करेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों मिले उसका अधिकतम पावर और जो नहीं मिले उन सबको भी साथ में ले लेंगे, वही हमारा एलसीएम होता है। तो ये हो गया हमारा इस सवाल का एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम आपको समझ में आ गया शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाला जाता है। बचपन में आपको कैसे निकालना सिखाता होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिया एक 20, तो 20 को करेंगे 2 दूना 4 पंचे 20 और एक लिए 40, तो ये 2 गुना 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 20। तो जब हम एचसीएफ निकालते थे तो एचसीएफ में क्या करते थे, ऐसे करके घेरवाता था, जो दोनों मिले उसको क्या करिए घेर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों 2 के लिए 1 ठो 2, ये दोनों 2 के लिए 1 ठो 2 और ये दोनों 5 के लिए 1 ठो 5। इस तरह से हमें करने की जरूरत नहीं है, हम इस तरीके से उसे कर देंगे, ठीक है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है तो आगे यहाँ पे समझिए। जब कभी बच्चे को, जो बिहार बोर्ड वाले खास करके बच्चे होते हैं, उसको इस तरह का जब सवाल आता है ना तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई इसको कैसे बनाया जाए, तो वो आप इस लॉजिक से समझ के बना लोगे। हमने a बराबर मान लिया p का पावर 3 गुना q का पावर 2 गुना 8 और b बराबर ले लिया p का पावर 2 गुना q का पावर 3। अब हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि जो दोनों मिले, यहाँ भी p है यहाँ भी p ले लो, और जो कम पावर एचसीएफ में क्या करना है, मिनिमम पावर जो कम है, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो p का पावर क्या लेंगे छोटा वाला, तो p का पावर 2। दोनों में q मिल रहा है, q लेंगे, दोनों में जो है कम पावर क्या है ये वाला 2, तो q। ये क्या r मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो गया p का स्क्वायर गुना q का स्क्वायर। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अब एलसीएम में क्या करेंगे, वही बात जिसे हम अभी आपको समझाए थे कि दोनों में मिल रहा है p, तो इसका अधिकतम पावर लेंगे, अधिकतम पावर 3 है, दोनों में क्यों मिल रहा है, क्यों ले लेंगे, दोनों में अधिकतम पावर 3 है, और ये r दोनों में से किसी में नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी शामिल कर लेंगे, तो ये इसका एलसीएम हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये बातें भी समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर का जो 1.2 है, इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है वो यही है। मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 को पूरी तरीके से एक एक सवाल को सॉल्व करके आपको समझाएंगे। अगर आपको इसी तरीके से डीप में जाकर चीजों को सीखना है तो हमारे YouTube चैनल को जो है अभी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि 2027 में जो है वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके, 100 में 100 अंक ला सके अच्छे तरीके से हर सवाल को समझते हुए। आपको सिर्फ मैथ नहीं, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, सारा सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।